इसमें रहेगा हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 3 है भारत की विदेश नीति के उद्देश्य और सिद्धांत। 3.2 रहेगा भारत विदेश नीति की सिद्धांत क्या है। ठीक है, पहला क्या है, भारत की विदेश नीति की सिद्धांत क्या। क्वेश्चन कैसे आता है उसको मैं बताता हूँ। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखो क्वेश्चन क्या लिखे, 20 नंबर का क्वेश्चन है, आप सबको पता है हर क्वेश्चन 20 नंबर से ही पुटअप हो रहा है। ठीक है, देखो क्वेश्चन आएगा कि भारत की विदेश नीति के सिद्धांत बताइए या सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन को लिखा जाएगा। ठीक है, भारत की विदेश नीति को बताइए या इनको सिद्धांतों को बताइए। तो सबसे पहले हम इनकी बात करेंगे, इनकी भूमिका को हम सबसे पहले देखेंगे, यानी भारत की जो विदेश नीति है उसके सिद्धांतों को सबसे पहले हम देखेंगे, उसको देखेंगे। भूमिका में क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन ही लिखना पड़ेगा किसी भी चीज़ का। देखो भारत दुनिया में अद्वितीय देशों में से एक, यानी भारत दुनिया में कह सकते हैं कि अद्वितीय यानी बहुत अच्छे देशों में से एक है, या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में समकालीन मापदंडों के साथ साथ विरासत में मिली पारंपरिक ज्ञान की विशेषताओं के साथ लेकर, यानी भारत जो है उसकी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर और इतिहास उसका बहुत अच्छा है। ठीक है, यही कारण है कि भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत में दार्शनिकता, यानी हमारी जो विदेश नीति है वो बहुत ज़्यादा दार्शनिक, दार्शनिक का मतलब होता है दूरदृष्टि वाली है, बड़ी सोच वाली है। ऐसा नहीं संकुचित सोच है, छोटी सोच वाली हमारी विदेश नीति नहीं है। हमने विदेश नीति में जो भी सिद्धांत बना रखे हैं या हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें जो भी सिद्धांत हैं वह दूरदृष्टि वाले सिद्धांत है, क्योंकि हमने अपनी विदेश नीति में हमारा जैसा इतिहास रहा है, जैसी हमारी संस्कृति रही है, जैसा हमारा कल्चर रहा है, उन चीज़ों को हमने अपने विदेश नीति में उन चीज़ों को क्या किया है, इंक्लूड किया, यानी उनको भी हमने यहाँ पर जोड़ने का प्रयास किया है। भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों में दार्शनिकता है झलक मिलती है, विशेष तौर पर शांति, पारस्परिक लाभ, सहयोग, सहकारी, अंतर्राष्ट्रीय पर बल, यानी भारत ने अपनी विदेश नीति में शांति स्थापना, सहयोग पर या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर विश्वास के रूप में भारत ने अपनी विदेश नीति में इन चीज़ों को शामिल किया। यानी भारत यानी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, हम विश्व में शांति चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं और किसी भी विवाद का शांतिपूर्ण निपटारा चाहते हैं, बातचीत के जरिए सभी समस्याओं का समाधान हो। भारत इच्छा इसका क्या है, प्रबल समर्थक है। ठीक है, हालांकि ये सिद्धांत घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय कारकों को ध्यान में रख करके बनाए, वस्तुतः इन सिद्धांतों के मूल में सदियों से जीते आ रहे पारंपरिक भारतीय जीवन का लोकाचार है। यानी हमारी जो विदेश नीति है, हमने जिस प्रकार से हमारी जैसे सभ्यता रही, संस्कृति रही है, और हमने राष्ट्रीय कारक यानी हमारी जो घरेलू और आंतरिक चीज़ें हैं उनको ध्यान में रख के हम इस प्रकार की विदेश नीतियों को बनाया है। और हमने अपनी विदेश नीति के जो सिद्धांत है उसमें पारंपरिक चीज़ों को काफ़ी शामिल किया, जैसा हमारा राष्ट्रीय आंदोलन रहा, क्योंकि भारत जो है कह सकते हो कि लंबे समय तक एक उपनिवेश ब्रिटेन का बना रहा है और इस देश में आंदोलनों का इतिहास रहा है। या हमारा जो इतिहास रहा, चाहे मौर्य काल है चाहे गुप्त काल है, उन चीज़ों से हमने इतिहास से भी अपने कई सारी चीज़ों को सीखा है और उन सभी चीज़ों को हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति में उन चीज़ों को शामिल किया है। यद्यपि समकालीन अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखते हुए कुछ सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी ढांचे में उपयुक्त किए। देखो अगर हम इतिहास को ही लेकर चलेंगे, परंपरा को ही लेकर चलेंगे तो सही नहीं होगा। हमने यथार्थ यानी रियलिटी क्या है, आज समय और परिस्थितियों के अनुसार भी अपनी विदेश नीति को बनाया है। ऐसा नहीं होता, देखो आज के 20 साल पहले की स्थिति अलग थी, आज स्थिति अलग है, और आज के 50 साल बाद या 20 साल के बाद स्थिति जो होगी अलग होगी। जो व्यक्ति पुरानी परंपराओं को लेकर चलता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में चेंज नहीं करता है, समय उसको बदल देता है, आप सबको पता होगा। उसी प्रकार से जो देश, जो राष्ट्र अपनी चीज़ों को या अपने कामों में कह सकते हो यथार्थवाद यानी स्थितियों के अनुसार परिवर्तन नहीं करता है, वो इतिहास के गर्द में उसको चला जाता है, यानी वो इतिहास में पढ़ा जाएगा। कहने का मतलब यानी आपको जो नए चेंज हो रहे हैं, जो नई परिस्थितियां हैं, उनके अनुसार आपको विदेश नीति में परिवर्तन करना पड़ेगा। और भारत समय और परिस्थिति के अनुसार अपनी विदेश नीति में इन सभी सिद्धांतों को शामिल किया गया है। जैसे हमारी सभ्यता और संस्कृति नहीं, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये संस्कृत का शब्द है, सभी सुखी रहें और सभी का कल्याण हो। जैसे हमने इस चीज़ों को क्या क्या इंक्लूड किया, यानी हमारी विदेश नीति का मूल मंत्र क्या है भैया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी लोग खुश रहें। ये नहीं कि हम लोग ऐसा आराम की ज़िंदगी जिएँ, बाकी दुनिया के जो देश हैं वहाँ पर तबाही मची रहे, ऐसा नहीं। यानी भारत किसी भी देश को अपने कब्जे में लेने चाहता है। भारत कभी भी किसी देश के ऊपर पहला युद्ध या पहली लड़ाई नहीं करेगा।
अगर भारत पर कोई अटैक करेगा तब भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। ऐसी हमारी नीति है, यानी हम पूरी दुनिया में, विश्व में शांति के प्रयास के लिए हमेशा प्रयासरत भारत रहेगा। ये विदेश नीति यानी हमारा ये क्या है, मूल मंत्र है, यानी कल्याण मंत्र कहा गया है, जिसमें शामिल किया गया है। इसका अर्थ होता है सभी सुखी रहें और सभी निरोगी रहें और सभी साक्षी बने और सभी दुखों के किसी को भी भागीदारी ना करना। ये संस्कृत का श्लोक है, जिसमें ये है कि भाई दुनिया में सभी सुख रहें, सभी खुशी से रहें, किसी को कोई कष्ट ना हो। इस प्रकार से हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी या हमारी जो सभ्यता, संस्कृति, जो कल्चर रहा है, उन चीज़ों से हमने इन चीज़ों को क्या किया है, इंक्लूड किया है, इससे लिया है। ये हमारे कह सकते हैं, आपको क्या लिखनी पड़ेगी, भूमिका में लिखना पड़ेगा। अब पहला हमारा हेडिंग बनानी पड़ेगी गुट निरपेक्ष नीति, यानी भारतीय विदेश नीति का जो पहला सिद्धांत है वो क्या है, हमारा क्या है, गुट निरपेक्ष नीति। हमारी नीति कैसे है, गुट निरपेक्ष की क्या है, नीति है। ध्यान सुनिएगा। हालांकि समकालीन समय में अनुकूल प्रतीत नहीं होता, किंतु आज़ादी के बाद उसे स्थापना के काल में ही गुट निरपेक्ष भारतीय नीति का मुख्य सिद्धांत रहा है। इस नीति को कुछ नए स्वतंत्र हुए देशों में रचनात्मक के रूप में देखा जाना चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में घेराबंदी द्वारा शीत युद्ध के भयावह परिदृश्य के समय विशेष रूप से भारत, मिस्र और इंडोनेशिया के प्रयासों में लगे गए थे। यानी भारत जो है, भारत एक गुट निरपेक्ष है, भारत के साथ साथ और कौन है, मिस्र है, इंडोनेशिया है। यानी भारत जब आज़ाद हुआ उस समय शीत युद्ध की परिस्थिति चल रही थी। भारत हमारा जो देश है 1947 में आज़ाद हुआ, आप सबको पता होगा, लेकिन शीत युद्ध की जो शुरुआत है कब से हुई है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद से, यानी 1945 से। 1945 से कोल्ड वार का समय माना जाता है और भारत उसके 2 साल बाद आज़ाद हुआ है। ठीक है, यानी अंग्रेजों ने हमको आज़ाद करके गए। तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो भारत ने अपनी नीति में सबसे पहले गुट निरपेक्ष का नीति को लाया, क्योंकि उस समय शीत युद्ध की परिस्थिति चल रही थी और भारत यानी इंडिया जो था वह किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। उसने गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को लागू किया और जिसमें भारत के साथ मिस्र और इंडोनेशिया भी इसके प्रयासों में लगे रहे। इन देशों के नेताओं ने गुट निरपेक्ष नीति न केवल खुद के अपरिहार्य रूप से किसी भी सैन्य गुट में शामिल होने से बचने में एक सुरक्षा वाल की तरह विकसित किया। देखो उस समय जो हो रहा था कि एक प्रकार से कह सकते हो कि किसी भी गुट में शामिल ना होना, किसी भी सैन्य गुट में, यानी हम रसिया के ग्रुप में, यानी यूएसएसआर वाला जो ग्रुप है हम उसमें भी शामिल नहीं होंगे और हम अमेरिका के ग्रुप में भी शामिल नहीं होंगे। यानी हम लोगों ने अपनी सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए एक वाल्व की तरह, यानी एक सुरक्षा पैमाने की तरह हमने गुट निरपेक्ष रहे और भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए यह कड़ी मेहनत से अर्जित अपनी स्वतंत्रता की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति बनाने का साधन भी था। यानी भारत जब आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो अपनी विदेश नीति को उसने स्वयं बनाया और वह किसी भी ग्रुप में या किसी भी संगठन में शामिल नहीं हुआ। गुट निरपेक्ष नीति का एक प्रकार से अपनी सुरक्षा के लिए, अब मान लो कि जैसे भारत है, अगर हम अमेरिका के ग्रुप में शामिल हो जाते तो यूएसएसआर है वो हमको परेशान करता, अगर हम यूएसएसआर वाले ग्रुप में शामिल हो जाते तो अमेरिका वाला परेशान करता। तो इसमें इस समस्या से बचने का परेशान कर, अरे आपने सुना होगा ना, जब किसी व्यक्ति की शादी हो जाती है तो उसकी माँ और बीवी दोनों में एक प्रकार से वो बेचारा फंस जाता है, पिस जाएगा ना। उसका पक्ष लेगा तो उधर समस्या है, उसका पक्ष लेगा तो उधर समस्या बनेगी। तो ऐसे समय में व्यक्ति न्यूट्रल रहेगा तभी बच सकता किसी भी परिस्थिति से। आप इस एग्जाम्पल के तहत इस परिस्थिति को समझ सकते हो। अगर हम अमेरिका के साइड जाते तो हमें जो यूएसएसआर था वहाँ वो जो थे यूएसएसआर के जो लोग थे वो हमें परेशान करते, ठीक है। अगर हम यूएसएसआर की तरफ जाते तो अमेरिका वाला गुट हमें परेशान करता। इससे बचने के समस्या का यही भैया समाधान था। पंडित नेहरू या कह सकते जो थे यानी इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने गुट निरपेक्ष नीति को बनाया कि हमें किसी में नहीं जाना है बल्कि हमें न्यूट्रल रहना। गुट निरपेक्ष का मतलब होता है हम किसी भी ग्रुप में नहीं जाएंगे बल्कि हम निरपेक्ष रहेंगे। जो सही होगा हम उसका साथ देंगे, जो गलत होगा उनको गलत कहेंगे। यानी हम किसी भी ग्रुपबाजी या किसी भी सैन्य गुट में, सैन्य गुट का मतलब होता है उस टाइप क्या था, अमेरिका और दोनों में कोल्ड वार चल रहा था, रस्सा कस्सी चल रही थी। और इसमें क्या था कि अगर किसी भी ग्रुप में कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको खतरा जरूर रहेगा क्योंकि दूसरा परेशान करेगा ना, दिक्कतें रहती है। तो इसीलिए भैया किसी ग्रुप में मत जाओ,
अलग रहोगे तो बचे रहोगे, नहीं तो समस्या बहुत बड़ी कराल थी। ठीक है, आगे देखिए, गुटनिरपेक्ष नीति के प्रमुख वास्तुकार भारत की विदेश नीति के प्रवर्तक रहे जवाहरलाल नेहरू के यादगार शब्दों में इस नीति के सूक्ष्म निहितार्थ को इस प्रकार बताया गया। यानी भारत की जो गुटनिरपेक्ष की नीति है, इसके जो रचनाकार है, इसको जो बनाने वाले हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, इसको पंडित जवाहरलाल, और उन्होंने क्या बोला था गुटनिरपेक्ष नीति पर, उन्होंने एक शब्द क्या बोले थे, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, मैं बोल रहा हूँ। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है एक राष्ट्र द्वारा स्वयं को सैन्य गुट से अलग रखने का प्रयास। पंडित नेहरू क्या कह रहे हैं, उनके ही शब्द हैं, क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं गुटनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि हम किसी भी सैन्य गुट से अलग रखने का प्रयास। यानी नेहरू कह रहे हैं कि मैंने भारत को किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होने दिया और मैंने सैन्य गुट से भारत को अलग रखने का प्रयास किया, अलग रखने का इसका प्रयास किया गया। इसका अर्थ है कि जहाँ तक संभव हो चीज़ों को हर दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करना, सैन्य दृष्टिकोण से नहीं। यानी हर चीज़ को आपको, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि हर चीज़ को आपको न्यूट्रल होकर के देखनी पड़ेगी, आपको सैन्य दृष्टिकोण से सभी चीज़ों को नहीं देखा जा सकता है। हालांकि कभी कभी ऐसा करना पड़ सकता है, लेकिन हमारे पास स्वतंत्रता दृष्टिकोण होना चाहिए और सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बने। यानी पंडित नेहरू कह रहे हैं कि जो स्वतंत्र देश हैं वो अपनी मनमर्जी से फैसले ले सकता है और हमें सभी के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखना चाहिए, मित्रतापूर्ण संबंध रखना चाहिए और हमें किसी भी सैन्य गुट में शामिल नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, अपनी स्थापना काल में से ही गुटनिरपेक्षता भारतीय नीति का मुख्य सिद्धांत रहा। यानी जब से भारत आज़ाद हुआ और जब से हमने विदेश नीति बनाई है, उसने जो गुटनिरपेक्षता का शब्द है वह मूल रूप से इसमें हमारे क्या रहा, शामिल रहा है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे कठिन दौर यकीनन यह देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है। हालांकि शीत युद्ध की समाप्ति तथा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में द्वै ध्रुवीयकरण प्रवृत्ति खत्म होने के बाद भारतीय विदेश नीति अस्थायी रूप से मुख्य सिद्धांत के रूप में विद्यमान इस नीति की प्रासंगिकता प्रश्नपूर्ण बताए जा रहे हैं। देखो क्या है, गुटनिरपेक्षता तब ज़्यादा जरूरी थी जब रूस में और कह सकते हैं रसिया और यूएसएसआर में जो यानी अमेरिका में जब कोल्ड वार था, जब कोल्ड वार ख़त्म हो गया, ग्रुपबाजी खत्म, यानी पूरी दुनिया जब दो धड़ों यानी दो ग्रुपों में बटी हुई थी, तब गुटनिरपेक्ष की नीति थी वह काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी सही थी। लेकिन जब पूरी दुनिया में ग्रुपबाजी ही खत्म हो गई, अब ग्रुप ही नहीं रह गया है, अकेला अमेरिका ही बचा है, यूएसएसआर बिल्कुल विखंडित हो गया, टूट गया, उसका नाम निशान नहीं बचा है, तो ऐसे समय में इसकी प्रासंगिकता यानी इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अब क्या है, अगर आप देखोगे तो भारत कई सारे ग्रुप में शामिल है, जैसे G20 में, G5 में, सार्क में, कई सारे देशों में शामिल है ना। जैसे आपने सुना कई बार प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो कई बार जैसे जाते हैं G20 समिट में जाते हैं, यानी 20 देशों का ऐसा ग्रुप है जो अपनी सहयोग करते हैं। तो ऐसे कई प्रकार के ग्रुप हैं जिनमें भारत आज भी शामिल है। ये जो गुटनिरपेक्ष की नीति है ये उस समय की परिस्थिति के अनुसार थी भैया। ठीक है, देखो गुटनिरपेक्ष जो है ये जब भारत आज़ाद हुआ था, जब कोल्ड वार चल रहा था, तब ये बहुत ज़रूरी था। उस परिस्थिति के अनुसार गुटनिरपेक्ष भारत रहा है, बाद में बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नहीं है। आज भी अगर देखोगे भारत कई सारे ग्रुप में शामिल है, जैसे मैंने आपको बताया G20 में, G5 में या सार्क में शामिल है, ये कई सारे ग्रुप में इंडिया शामिल है, आप जिसे देख सकते हैं। अगला जो हमारा सिद्धांत है पंचशील सिद्धांत है, इसको थोड़ा ध्यान से सीखिएगा, पंचशील क्या है। ठीक है, आगे देखिए, जहां गुटनिरपेक्ष की नीति लाने का मुख्य उद्देश्य भारतीय विदेश नीति के लिए एक दार्शनिक मार्ग प्रशस्त करते हुए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को विस्तार देना था, वही पंचशील का सिद्धांत पड़ोसी देशों के साथ सुधार के लिए तैयारी थी। देखो गुटनिरपेक्ष के साथ तो हमने बता दिया हम किसी ग्रुप में शामिल नहीं होंगे, लेकिन पंचशील का सिद्धांत ये है कि हमारे जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी कौन है, पाकिस्तान है, ठीक है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, ये जितने भी हमारे पड़ोसी देश हैं इनके संबंधों को लेकर के इसको पंचशील का सिद्धांत है। पंचशील का शाब्दिक अर्थ है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व या 5 सिद्धांतों का समूह। यानी पंचशील में 5 सिद्धांत है जो शांति की स्थापना की बात करते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। शांति स्थापना को यानी शांतिपूर्ण सौहार्द, सौहार्द का मतलब होता है भैया कि पूरी दुनिया में शांति बने, अपनी पड़ोसियों के साथ हम शांतिपूर्वक रहें। ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा होता रहे, जैसे पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान में और भारत और चाइना में हमेशा क्या रहता है, जो संबंध है वह तनावपूर्ण संबंध बने रहते हैं। लेकिन भारत क्या चाहता है कि पाकिस्तान के साथ भी और चाइना के साथ भी जो हमारे रिलेशन है वह शांतिपूर्ण बने रहें।
ठीक है। ये सिद्धांत उस संधि के अंतर्गत प्रतिपादित किए गए हैं जिसे भारत ने चीन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों की दिशा निर्धारित करने हेतु हस्ताक्षर। ये जो पंचशील का सिद्धांत है वह हमारा चाइना के साथ इसको लागू किया गया है, ठीक है। पंचशील सिद्धांत 5 तत्व हैं। एक दूसरे की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना। पहला सिद्धांत कहता है, इसको थोड़ा, क्योंकि शब्द वैसे हैं, मैं इजी लैंग्वेज बताता हूँ शब्द क्या कह रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। पहला पॉइंट सुनिएगा। पहला पॉइंट क्या, 5 चीज़ें हैं। पहली चीज़ क्या है, संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना। यानी जैसे भारत है, भारत जो है कभी भी किसी के इंटरनल मामलों में नहीं बोलेगा, यानी उसकी संप्रभुता को खंडित नहीं करेगा। संप्रभुता का मतलब होता है कि अगर कोई देश अपने मन से कोई फैसले लेता है, कोई काम करता है, तो भारत उस पर टीका टिप्पणी नहीं करेगा, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। दूसरा क्या कह सकते हैं, इसमें जो अखंडता, क्षेत्रीय अखंडता का मतलब होता है कि हम किसी की भूमि पर कब्जा नहीं करेंगे। ये नहीं कि पड़ोसी के, यानी पाकिस्तान की भूमि को हड़प लें, नेपाल की भूमि को हड़प लें, ऐसा नहीं करना है। यानी भारत जो है वह संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा। पॉइंट नंबर 1, एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामक रुख रखेगा। दूसरी हमारी नीति क्या है, हम किसी के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं रहेंगे, आक्रामक नीति हमें नहीं बनानी है। यानी भारत जो है वह अपने पड़ोसी के साथ, दूसरा से हमारा क्या है पंचशील में क्या है, आक्रामक नीति नहीं रखेगा। यानी हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव माइंडसेट हमारा नहीं रहेगा, थोड़ा हम उदारवादी यानी लचीला हमारा रुख रहेगा। ये दूसरा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है। तीसरा क्या है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। यानी भारत भी कभी भी आंतरिक मामलों में, मान लो कि चाइना में कुछ होता है, पाकिस्तान में कुछ होता है, श्रीलंका में कुछ होता है, अगर उनका कोई इंटरनल मामला है तो इंडिया उसमें कभी भी क्या नहीं करेगा, उसमें कभी भी इंटरफेयर नहीं करेगा। भारत क्या नहीं करेगा, कभी भी उसमें इंटरफेयर भारत नहीं करेगा। किसी के भी आंतरिक मामलों में इंडिया कभी भी आंतरिक मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। क्या है तीसरा। अगला जो हमारा सिद्धांत है, समानता पर आधारित परस्पर लाभों संबंधों को विकास करना है। यानी सबकी समानता की बात करना है तथा विकास एवं शांतिपूर्ण विस्तार के बेरुख रहना। यानी कह सकते हैं शांतिपूर्ण रखना है। यानी सभी के साथ हमें क्या रिलेशन रखना, शांतिपूर्ण रखना है और समानता वाले सिद्धांत रखना। यही पंचशील है, ठीक है। पंचशील में यही है कि ये पंचशील शायद असाइनमेंट में जरूर आया था, मुझे ध्यान नहीं है। तो पंचशील का मतलब होता है कि जो इंडिया है उसने अपने 5 रूल बना रखे हैं। किसके भैया खिलाफ, किसके लिए बना रखे हमने, अपने पड़ोसियों के लिए। कौन हमारे पड़ोसी हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये जो हमारा श्रीलंका है, जो हमारे देश हैं, इनके खिलाफ हमारे 5 नियम है। इसी को क्या बोला गया है, पंचशील बोला गया। अतः पंचशील के सिद्धांत को ईमानदारी से पालन करना के बावजूद भारत को यह महंगा पड़ा। भारत ने पंचशील तो बना लिया, लेकिन भारत को यही महंगा पड़ रहा है। क्यों महंगा पड़ रहा है, क्योंकि भारत तो पंचशील को मान रहा है लेकिन दूसरा तो नहीं मान रहा है। पाकिस्तान तो नहीं मानता पंचशील को, चीन तो नहीं मानता पंचशील को। हमारे मानने से क्या, सेकंड पॉइंट क्या था इसका एक बार बताओगे? सेकंड पॉइंट का एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामक रुख रखना। यानी हमें एक दूसरे के प्रति एग्रेसिव नहीं रहना है, ठीक है, लचीला रुख रखना है, ठीक है। ये नहीं है किसी के मन में, हमारे मन में द्वेष की भावना नहीं रखनी भाई, एग्रेसिव पॉलिसी नहीं रखनी है, ठीक है। पंचशील में क्या है, एग्रेसिव पॉलिसी नहीं रखनी, यानी भारत एग्रेसिव पॉलिसी या आक्रामक रुख नहीं रखेगा, ठीक है। एक तरफ जहां उसने अपने क्षेत्रीयों से हाथ धोना पड़ा, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि को नुकसान हुआ। हालांकि वह आज अपने पड़ोसियों के देशों के साथ अपने संबंधों, इन सिद्धांतों का पालन करा। भारत का मान, ध्यान से सुनिएगा क्या बोला, भारत का मानना है कि विश्व के सभी राष्ट्रों के लिए सिद्धांत उसकी विदेश नीति का आधार होना चाहिए। केवल इन सिद्धांतों के पालन से ही वैश्विक स्तर पर सभी राष्ट्र अपने पड़ोसी देशों के साथ सहसंबंधों में दीर्घकालिक शांति की स्थापना कर सकेंगे, वह इसे बनाए रखेंगे। वास्तव में कई देश पंचशील के सिद्धांत की अवहेलना करते हैं, यानी उसको नहीं मानते हैं, जिसका प्रत्यक्ष परिणाम दुनिया के विभिन्न हिस्सों में हो रहे टकराव और सशस्त्र संघर्षों के रूप में हमारे सामने आ रहा। क्या कह रहा है भारत, इंडिया क्या कह रहा है कि अगर कोई 2 देश हैं, अगर वह पंचशील के सिद्धांत को मानते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हर अपने पड़ोसी के साथ या किसी दूसरे के साथ हमारा जो रिलेशन होगा वह लॉन्ग टाइम में हमारा रिलेशन चलेगा और काफ़ी अच्छे संबंध बनेंगे। लेकिन भारत ने जो पंचशील का सिद्धांत बनाया है, इंडिया तो पंचशील के सिद्धांत को मानता है लेकिन दूसरे लोग नहीं मानते। एग्जाम्पल तौर पे बताओगे, पाकिस्तान बिल्कुल नहीं मानता है, कभी भी गोले बारूद फेंक देता है, कभी भी लड़ाई आतंकवादी भेज देता है। दूसरा चीन जो है वो भी पंचशील को नहीं मानता है, वो भूटान में क्या बोलते हैं, वहाँ पर अरुणाचल में गांव बना लिया है। आपने दूसरा भी सुना, गलवान घाटी संघर्ष आपने सुना होगा। तो ये
बाकी पड़ोसी तो हमारे नहीं मानते हैं, लेकिन भारत मानता है। कई बार इसको हमें को खामियाजा भी भुगतना पड़ा है। वैसे भी आप देखोगे 4 बार हमें पाकिस्तान के खिलाफ और 1 बार हमें चीन के खिलाफ हमें युद्ध भी लड़ना पड़ा है। तो ये पंचशील का जो सिद्धांत है, भारत ने पंचशील सिद्धांत बनाया है और इंडिया इसको भारत दावे के साथ कहता है अगर कोई भी देश पंचशील सिद्धांत को मानेगा तो पूरी दुनिया में शांति स्थापना रहेगी। क्लियर है? अगला क्या है? उपनिवेशवाद विरोधी और साम्राज्यवाद विरोधी और रंगभेद विरोधी, इन तीनों चीज़ों को इन्होंने साथ में इंक्लूड किया है और इनको मैंने अभी आपको बताया था। देखो उपनिवेश का मैंने वाद का मतलब सबसे पहले बताया, कॉलोनिज्म का हमें क्या विरोधी है, यानी भारत इसका समर्थक नहीं है। ऐसा नहीं, भारत ये नहीं कहता है कि कोई किसी देश को हड़प लेके उसको कॉलोनी बना ले। जैसे आप सुन रहे होंगे कि जो चीन है वो पाकिस्तान को पूरी तरीके से अपना कॉलोनी बना रहा है, पाकिस्तान की मदद करता है और साथ में वहाँ पर जा कर के अपनी भाषा, या मैं आपको बता रहा हूँ शायद आप सब लोगों को पता भी नहीं होगा, चाइना जो है पाकिस्तान की बहुत मदद करता है, आप सबको पता है। लेकिन चाइना क्या है, चीनी पाकिस्तान में पढ़ाई जा रही है, बल्कि चाइना जो है खतरनाक जो हथियार होते हैं ना, जिससे लोगों की जो स्किन है खराब हो सकती है या पर्यावरण पर घातक असर पड़ सकता है, ऐसे खतरनाक जितने भी मिसाइल टेस्ट होते हैं वो पाकिस्तान में कर रहा। दूसरा, चीन ने क्या है, सी पैक बनाया। सी पैक का मतलब होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये आप कभी भी इंटरनेट पर सर्च करोगे सी पैक, इसको देखो चीन ने क्या बनाया है, एक सड़क बना रखी है। कहाँ तक? चीन से सड़क बनी है और पूरा पाकिस्तान तक जाती है। वो इसलिए भैया बना रखा है ताकि चीन के जो माल हैं, जो प्रोडक्ट हैं, उनको उसी रास्ते पर ले जा करके बेचा जा सके। इसी को बोलते हैं कॉलोनिज्म, इसी को बोला जाता है। यानी आज जो चीन है वह कॉलोनिज्म यानी उपनिवेशवाद को अपना रहा। इसीलिए मैंने बताया था चीन जो है वो साम्राज्यवाद विस्तार भी चाहता है और कॉलोनिज्म भी कर रहा है। और आने वाले समय में आपको कह सकता हूँ कि पाकिस्तान पूरी तरीके से चीन का उपनिवेश बन जाएगा। जिस प्रकार भारत लंबे समय तक ब्रिटेन का यानी इंग्लैंड का हम लोग गुलाम रहे, और आने वाले समय में आप इतिहास में आप सुनेंगे कि चाइना भी यानी चाइना का पाकिस्तान गुलाम बन चुका है। इस ऐसे भी आपको सुनने को मिल सकता है। यही मैं आपको कॉलोनिज्म इसी को बोलते हैं। जैसे लंबे समय तक भारत ब्रिटेन का गुलाम रहा, वो इसी को बोलते हैं उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद का मतलब होता है, ठीक है, साम्राज्यवाद का मतलब होता है किसी भी देश को कब्जा करके अपनी में मिला लेना, इसको बोलते हैं साम्राज्यवाद। रंग भेद मैंने आपको बता, गोरे और काले का भेद करना, इसी को बोलते हैं रंग भेद। क्योंकि आपने सुना कि वो जो अमेरिका में गोरा भी व्यक्ति होता है, बिल्कुल काला भी होता है। आपको मैं एग्जाम्पल तौर बताता हूँ कि जब आपने सुना होगा कि बराक ओबामा जब राष्ट्रपति बने थे, उस टाइम की नीति अमेरिका को देखना, और जब से ट्रंप बने थे तब की नीति को देखना। बराक ओबामा क्या है, ब्लैक हैं, ठीक है, और जो ट्रंप थे वो गोरे थे। तो वहाँ पर उन दोनों चीज़ों का भेद जरूर है। जब ओबामा बने थे, राष्ट्रपति बने थे, तो उस टाइम पर काफ़ी चीज़ें अमेरिका में सही चल रही थी। क्योंकि अमेरिका और कई सारे दुनिया के ऐसे देश हैं ना जहाँ पर गोरे और काले का भेद होता है। जैसे हमारे यहाँ छुआछूत का नहीं होता था, दलित और ब्राह्मण में जिस प्रकार का छुआछूत था भैया, वैसा उसी प्रकार का अमेरिका में भी होता था। अमेरिका में भी गोरे और काले का। दक्षिण अफ्रीका आपने नाम सुना होगा, वहाँ सारा लोग बिल्कुल काला काला होता है। श्रीलंका में बिल्कुल काला काला आदमी होता है, कहीं कहीं पर बिल्कुल गोरा आदमी है। जैसे अंग्रेज हैं बिल्कुल गोरे गोरे होते हैं। तो वहाँ पर क्या है, गोरे और काले का भेद है। यानी भारत जो है वो एक गोरे और काले के भेद को नहीं मानेगा, यानी हम लोग इसको नहीं मानेंगे, हम दोनों को समान मानेंगे। ये हमारा अगला सिद्धांत है भाई, यानी उपनिवेशवाद विरोध, साम्राज्यवाद विरोधी है। और नेक्स्ट हमारा क्या है, रंग भेद का विरोधी है, ठीक है, इसमें रहेगा। हेलो, ऐसे इस चीज़ों को समझने की कोशिश। देखो जब आपको हेडिंग बनानी होगी ना, जैसे उपनिवेशवाद विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी, रंगभेद विरोधी, आप इसको अलग अलग हेडिंग भी बना सकते हो और तीनों को एक में मिला करके भी लिख सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। देखो कई बार ऐसा होता ना, एग्जाम में जब हम लिखते हैं ना, तो जैसे हमें पॉइंट बहुत कम याद आ रहे हैं, तो जैसे एक ही पॉइंट में बुक में तो तीनों को एक ही मिक्सअप करके इन्होंने दे रखा है, तो आप इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इग्नू की बुक में जैसे इन्होंने हेडिंग बना रखी है आपको भी सेम हेडिंग के साथ चलना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। आप अलग अलग हेडिंग बना के, यानी आपका थोड़ा जो पन्ना होगा, पेज जो होगा, थोड़ा भर जाएगा और नंबर मिलने में आपको थोड़ा आसानी होगी। तो यानी उपनिवेशवाद विरोधी, साम्राज्यवाद विरोधी और रंगभेद विरोधी को आपको तीनों को अलग अलग भी करके लिख सकते हो और तीनों को एक साथ मिला करके भी लिखा जा सकता है। देखो उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद तथा रंगभेद के विरोध भारत का कड़ा रुख रहा है, यानी भारत इसमें कड़ा अपना रुख रखता है। इसकी विदेश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत रहा है।
गौरतलब है कि अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के राज्य जहां राज्य पश्चिमी शक्तियों की इन शक्तियों का लगातार पीड़ित रहे हैं, ब्रिटिश शासन के तहत भारत भी खुद लंबे समय तक दर्दनाक अनुभवों से गुजरा है और इसीलिए मानवता के खिलाफ इन अपराधों के विरुद्ध वह बहुमुखी रहा है। एक सुखी और समृद्ध देश कैसे अकाल और भुखमरी की मौत में हालत में पहुंच सकता है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत को यह सबसे बड़ा सबक दिया है। क्या कहा जा रहा है कि भारत जो है वह लंबे समय से खुद ही पीड़ित रहा है, यानी हम लोग भी अंग्रेजों के लंबे समय तक गुलाम रहे। तो भारत जो है उस दर्द को समझता है, उपनिवेशवाद का दर्द क्या होता है। आज अंग्रेज हमारे देश को पूरा गरीब बना करके चले गए हैं। आप सबको पता होगा जब अंग्रेज यहाँ से गया था, खाने पीने के लाले पड़ गए थे, दूसरे देशों से हमें चावल गेहूं खरीदना पड़ता था। आप इसीलिए आपने सुना होगा कि हमारे देश में हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, नील क्रांति और खाद्यान्नों की कई सारी क्रांतियाँ शुरुआती जब इंदिरा गांधी की सरकार और पंडित नेहरू की जो सरकारें थी, इस प्रकार की चीज़ें चली। यानी 1960 और 70 के दशक में इस टाइप की कई सारे हमारी जो पंचवर्षीय योजनाएं रही, उन चीज़ों में काफ़ी ध्यान दिया, क्योंकि जब हमारे देश से अंग्रेज गए थे तो हमारे देश को बिल्कुल पूरी तरीके से कंगाल बना करके चला गया था। ठीक है, तो इस भारत यानी जो हमारा देश है भैया, जिसके ऊपर जो पड़ती है, जैसे बीतती है, उस कष्ट को ज़्यादा समझ सकता है। यानी भारत उपनिवेशवाद का और साम्राज्यवाद का कष्ट को स्वयं भोग चुका है, इसलिए भारत इन कष्टों को जानता है और भारत इस चीज़ों का समर्थन नहीं करता है। इनके खिलाफ इंडिया ने अपना कड़ा रुख रखा है। हम उपनिवेशवाद का और साम्राज्यवाद का पूरी तरीके से विरोध करते हैं और इसमें इंडिया का अपना कड़ा रुख है, यानी हार्ड पॉलिसी है। आगे देखिए, भारतीय संपदा को लूट करके कृषि, शिल्प, भौतिक ढांचे एवं प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया, जिसने एक समृद्ध और सभ्य समाज को घोर गरीबी और शिक्षा की ओर धकेल दिया। अतः भारत ने एशिया और अफ्रीका के अन्य देशों के दर्द को समझा है, जो यूरोपीय शक्तियों के एक दूसरे के सहोड़ में अधिक से अधिक सुरक्षा क्षेत्रों को प्राप्त करने में मैदान में बने। यानी भारत जो है, जिसे हमारा देश रहा भाई लंबे समय तक हमारे यहाँ पर अशिक्षा, गरीब रहा, तो भारत इस चीज़ को समझता है, इसीलिए हम उस दर्द को जानते हैं, इसीलिए हम उसका क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और भारत नस्ल भेद, रंग भेद अमानवीय आज भी भारत के जोहन में ताज़ा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी दक्षिण अफ्रीका में इसे गुजरना पड़ा था। अतः स्वतंत्र भारत की विदेश नीति में, ध्यान सुनना, भारत की विदेश नीति में और कहीं कहीं, जैसे मैंने बोला है, किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी, देखो हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। ठीक है, तो महात्मा गांधी जैसे सत्य, अहिंसा है, और हमारे देश में रंग भेद और जातिवाद भी रही है, और भारत लंबे समय तक उपनिवेशवाद का रहा, उपनिवेश बना रहा है ब्रिटेन का। तो इसीलिए हम इस दर्द को समझते हैं। और दूसरा, हमारे देश में भी अगर महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे ना, तब उनके खिलाफ भी रंग भेद वाला कांड हुआ था। उनको भी आपने सुना कि महात्मा गांधी को रेल में से उतार देते थे बाहर अंग्रेजों, क्योंकि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन दक्षिण अफ्रीका में भी शासन कर रहा था और भारत में भी शासन कर रहा था। पेज नंबर है 60, ठीक है, तो वहाँ पर भी शासन कर रहा था, दोनों जगह पर शासन था। इसीलिए महात्मा गांधी इस चीज़ को जानते थे और भारत लंबे समय से रंग भेद का विरोध करता है और अमानवीय नीति के नस्ल भेद का भी, रंग भेद, नस्ल भेद, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, रंग भेद विरोधी सिद्धांत हमारे रुख रहे और ये हमारी प्राथमिकता रही। दक्षिण अफ्रीका के रंग भेदी शासन के साथ किसी प्रकार के संबंध रखने से इनकार कर दिया। हालांकि ये नीति अब पहले से ही तरह व्यवहारिक नहीं है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं, यानी अब जो हमारी ये नीति है वो उतना ज़्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद बचा नहीं है, रंग भेद बहुत ज़्यादा होता नहीं, अब तो जागरूकता बढ़ गई है, लेकिन फिर भी भारत इसका क्या है, विरोधी है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे में बल के प्रयोग का विरोध करना। देखो हमारा जो देश है, यानी इंडिया जो है, कोई भी अगर विवाद हो जाता, पूरी दुनिया में अगर कहीं पर लड़ाई झगड़ा कोई विवाद होता, मान लो कोई दो, अभी मान लीजिए कि अभी युद्ध चल रहा था रूस में, और आपने सुना होगा ना रसिया ने उस पर हमला कर दिया है, ठीक है, तो आपने, यानी इस प्रकार के अगर कोई मामला हो, अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा कि कई सारे देशों में अभी जब अमेरिका की आर्मी लंबे समय तक वहाँ पर अफगानिस्तान में पड़े रहे, तो भारत अगर कहीं पर लड़ाई होता, झगड़ा होता है, तो हमारा देश क्या चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय में अगर कोई विवाद होता है तो उसमें बल का प्रयोग ना किया जाए। क्या है, उसमें बल का प्रयोग ना किया जाए, बल्कि बातचीत के जरिए क्या करना भैया, बातचीत के जरिए चीज़ों को सुलझाओ। ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ये नहीं कि अपनी आर्मी भेज देनी है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, आप सबको पता होगा
अफगानिस्तान में क्या हुआ कि वहाँ पर आपने सुना होगा कि वहाँ पर अभी कौन सी सरकार आ गई, तालिबान सरकार है। तालिबान पहले भी था, तालिबान लंबे समय तक रहा, लेकिन अमेरिका ने क्या किया, वहाँ पर अपनी आर्मी भेज दी। सबको पता होगा कि अमेरिका की आर्मी लगभग 20 सालों तक, कितना भैया, 20 साल तक अमेरिका की आर्मी अफगानिस्तान में पड़ी रही। ठीक है, किस लिए पड़ी रही? क्योंकि अमेरिका के लोग तालिबान के लोगों से लड़ते रहे, बल्कि तालिबान के लोग बाहरी रहे, उन्हीं के देश के लोग हैं। ठीक है, तो तालिबान से लड़ते रहे लंबे समय तक, 20 साल तक लड़े, लेकिन आज भाग गई अमेरिका की आर्मी। तो इसी को बोलते हैं कि वहाँ पर आर्मी बल्कि बातचीत के जरिए, बाद में क्या हुआ, आज जो अमेरिका छोड़ करके चला गया अफगानिस्तान को, क्यों छोड़ के? क्योंकि तालिबान और अमेरिका के बीच में इस चीज़ की बात हुई थी, क्योंकि अमेरिका ने बोला था कि हम सन 2022 में या 21 के लास्ट तक हम तालिबान से अपनी आर्मी को कम कर देंगे। अरे बहुत बड़ी सेना लगा दी थी, पूरा कब्जा कर लिया था एक प्रकार से। किस लिए? क्योंकि वहाँ पर बोले थे वहाँ पर उग्रवादी हो गए, आतंकवादी हो गए, तालिबान ने पूरा अमेरिका उसको कब्जा कर लिया, वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, हम लोकतंत्र बनाएंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं निकला, अमेरिका के लोगों को भागना पड़ा उनकी आर्मी को। तो इस प्रकार की अगर कोई समस्या होती है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर भारत कहता है कि बल का प्रयोग मत करो, अपनी सेना मत भेजो, बल्कि बातचीत के जरिए टेबल पर बैठो, बातचीत करो, और सभी चीज़ों का जो निपटारा है वह बातचीत के जरिए करना चाहिए, बल्कि बल का प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे क्या होगा, नुकसान ही होगा, किसी का इसमें फ़ायदा नहीं होता। आज अमेरिका लंबे समय तक अपनी आर्मी को अफगानिस्तान में रखा, आज उसका रिजल्ट क्या है? 0 रिजल्ट है। 20 साल आपकी आर्मी अफगानिस्तान में पड़ी रही, आज भी तालिबान सरकार वहां पर बन गई, तो 20 साल आपके क्या हुए भैया? पैसा बर्बाद हुआ, रुपया बर्बाद हुआ, पता नहीं कितने लोगों की उसमें जाने गई, पता नहीं क्या क्या हो गया। तो उसका रिजल्ट क्या निकला? 0 रिजल्ट है। अगर 20 साल आपने वहां पर किया, ठीक है, 20 साल आपने वहां पर अपनी आर्मी लगाई कि तालिबान अफगानिस्तान से हम तालिबान को निकाल देंगे और यहाँ पर लोकतंत्र हम बनाएंगे, वहाँ पर लोकतंत्र कहाँ रह गया? जो राष्ट्रपति थे उनको घर छोड़ करके भागना पड़ा, विदेश भाग गए। ठीक है, तो कोई रिजल्ट नहीं निकला। इसलिए इंडिया यानी हमारा देश पहले से कहता है कि कहीं पर भी अगर कोई विवाद हो, कोई लड़ाई हो, कोई झगड़ा हो, तो हमें उसमें बल का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि बातचीत के जरिए हमें समस्याओं का समाधान करना है, क्योंकि यही बेस्ट है। बल का प्रयोग से किसी को कोई फायदा नहीं होने वाला है, इससे सिर्फ समय की बर्बादी, धन की बर्बादी और जान माल की सिर्फ क्षति ही होगी। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारा रहेगा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के निहितार्थ संदेशों में विश्वास। देखो क्या अगला जो पॉइंट है, इसमें पॉइंट क्या है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर। ठीक है, मैं थोड़ा बता रहा हूँ ध्यान में, क्योंकि अगर बुक में अगर पूरा रीड करके बताऊंगा तो आपको, इसलिए नॉर्मल से सुनिए। ठीक है, देखो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में निहितार्थ में, देखो यूनाइटेड नेशन के जितने भी रूल हैं, जितने भी नियम हैं, ध्यान सुनिएगा, यूनाइटेड नेशन के कोई भी रूल है, कोई भी नियम है, चार्टर बोलते हैं, उसका जो रूल होता है, जैसे हमारा संविधान आपने पढ़ा होगा, उसमें बोला जाता ना, अनुच्छेद 1 है, आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 2 है, आर्टिकल 3 है, ऐसा पूरा आर्टिकल का किताब है। उसी प्रकार से जब यूनाइटेड नेशन बना था ना, उसका भी एक संविधान है, उसका भी उसी में उसमें भी आर्टिकल है। उसमें जो लिखा गया ना, उसको आर्टिकल नहीं बोला जाता, उसको क्या बोला जाता? उसको बोला जाता चार्टर। ठीक है, चार्टर 1, चार्टर 2, चार्टर 3, ऐसे उसमें रूल हैं। तो यानी भारत जो है, यूनाइटेड नेशन ने जो अपना उसका चार्टर है, उसमें अपना विश्वास रखना है भैया कि यूनाइटेड नेशन ने जितने रूल बनाए हैं, इंडिया उन सभी शर्तों को, उन बातों को मानता है, उसमें अपना विश्वास जताता है, और यूनाइटेड नेशन का पूरी तरीके से हम क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं, और उसका क्या करता है? इंडिया पूरी तरीके से समर्थन करता है, और हमने उस चार्टर पर साइन भी कर रखे हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की स्थापना जब हुई थी, तो भारत उसके कह सकते हैं कि उसकी स्थापना करने वाले 50 देशों में से एक था। यूनाइटेड नेशन जब बना था, भारत गुलाम था, लेकिन उस समय ब्रिटेन था, तो ब्रिटेन ने भारत को अपना एक भागीदार बना था। भारत भी एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर यूनाइटेड नेशन का एक पार्ट बन गया था जब भारत गुलाम था। 1945 में यूनाइटेड नेशन बना, और यूनाइटेड नेशन के जब बना, तो उसके संस्था जब बनी थी, तो उसके संस्था के बनने वाले शुरुआती 50 देशों में भारत भी रहा, और भारत ने चार्टर पर क्या रखा? अपना भैया साइन कर रखा है, हस्ताक्षर कर रखा है। तो भारत जो है, यूनाइटेड नेशन के जितने भी नियम है, कानून है, जितने भी सारी चीज़ें हैं, उसमें अपना विश्वास रखता है, यानी उन सभी चीज़ों को, उन सभी नियमों को मानता है, उन सभी नियमों को फॉलो करता है। ठीक है, यही है।
यानी उसमें उसमें उतना दृढ़ विश्वास व्यक्त करता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र अपने कार्यों के माध्यम से विश्व शक्तियों को मनमाने ढंग से काम करने से रोकता है। देखो, संयुक्त राष्ट्र भी चाहता है कि भैया विश्व में शांति हो, कहीं पर मनमाने ढंग से काम ना हो। ये नहीं हो कोई किसी को मार रहा, कोई किसी का कब्जा ही कर ले रहा है। ऐसा नहीं करना है कि ऐसा नहीं है कि मनमाने ढंग से अमेरिका किसी पर हमला कर रहा है, कोई किसी पर कर रहा है, कोई किसी के देश को कब्जा कर रहा है, ऐसा नहीं करना है, बल्कि विश्व में शांति के प्रयास करना है। और भारत भी संयुक्त राष्ट्र जो है उसके जो चार्टर है उसका पूरी तरीके से क्या करता है, समर्थन करता है। नेक्स्ट हमारा जो रहेगा, नेक्स्ट देखिएगा, अगला जो हमारा पॉइंट है क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, समयक और समतावादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। ये क्या है, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बहुत न्यायपूर्ण और समानतावादी कहीं नहीं जा सकती है। भारत समेत विश्व के कई अन्य राष्ट्रों ने अपने भेदभावपूर्ण और पूर्वाग्रह आधारित व्यवहार का सामना करना, अतः समानता एवं समानतावादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना भारत की विदेश नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा। देखो, ये क्या कह रहे हैं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय में कोई संस्था बनती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे WTO है, ठीक है, WTO है, विश्व व्यापार संगठन है जिसको हम बोलते हैं, विश्व बैंक है, बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं ये किसी के साथ भेदभाव ना करें, सबको समयक माने, सबको समान माने, सबको एक मानना चाहिए, वो किसी के साथ भेदभाव ना करें। भारत इसका भी एक विदेश नीति का अपना महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है। वैचारिक रूप से न्याय संगत व समतावादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के दो घटक मानते हैं। यानी भारत क्या कहता है कि न्याय संगत नियम के साथ हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, कोई विकसित देश है या विकासशील देश है उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी को समानता के साथ मानता है। क्या मानता है भी, सभी को समान मानता है और सभी को एक मानता है, उनमें किसी भी प्रकार का क्या ना हो, भेदभाव ना किया जाए, ठीक है, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए और उन सभी लोगों को क्या मानना, हमें समान मानना है और किसी प्रकार के भेदभाव को रोकता है, ठीक है। आगे देखिए, एक और जहां एशिया और अफ्रीका के देशों के लिए समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के मकसद से सुरक्षा परिषद जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं समेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक संस्थाओं में सुधार की मांग करता है, वहीं स्पष्ट रूप से संयुक्त राष्ट्र की संरचना तथा कार्यप्रणाली में लोकतांत्रिक व्यवस्था की लाने की बात है। देखो, यहाँ पे जो बताया जा रहा है इंडिया के बारे में क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र में जो बदलाव है, जो चेंज है, उसका क्या करता है, उसके समर्थन की, उसके क्या करता है, उसके समर्थन की बात करता है। उसमें क्या करता है, उसके समर्थन की, उसके समर्थन की बात करता है, ठीक है। आगे देखिए, यद्यपि निकट भविष्य में समान व समतावादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आने की संभावना दिखाई नहीं देती, फिर भी इस उम्मीद के साथ कहीं कभी विश्व में कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था निश्चित रूप से आएगी यदि भारत की विदेश नीति का अभिन्न हिस्सा रही। यह ध्यान देने योग्य है 1970 के दशक में विकासशील देशों ने सभी राष्ट्रों के लिए विकास के अधिकार की मांग शुरू कर दी थी। देखो, ये है कि भारत कहता है सबको समान माना जाए, सबको एक माना जाए, किसी भी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं, चाहे यूनाइटेड नेशन है, चाहे WTO है, चाहे विश्व बैंक है, या किसी के साथ भेदभाव ना करें, ठीक है, इनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए, इनको समान और एक माना जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, विश्व शांति में आस्था। यानी भारत जो है, यानी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी अगला क्या है, भारत विश्व शांति में आस्था को व्यक्त करता है, यानी पूरी दुनिया में शांति की बात करता है और पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था के समर्थकों में से एक है इंडिया, ठीक है। आगे देखिए, भारत का यह अटूट विश्वास है कि युद्ध और हिंसा विश्व को किसी भी समस्या का अस्थायी समाधान नहीं दे सकते हैं। यानी इंडिया क्या कहता है, हमारा देश क्या कहता है कि विश्व में कहीं युद्ध और हिंसा के जरिए कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, सिर्फ बातचीत के जरिए और शांति के प्रयास के जरिए ही किसी भी समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। अतः भारत हमेशा से ही अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थक रहा, यानी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो तो उसका शांति से बातचीत के जरिए भैया समाधान करो। जाहिर तौर पर विश्व शांति के प्रति अपनी इस आस्था को भारत ने अपनी विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत बनाया। यानी भारत की विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत में कह सकते हो विश्व में शांति। और ये हमारे संविधान में भी है, आर्टिकल 51 में भी इस चीज़ को ऐड किया गया। आर्टिकल जो भारत का जो आर्टिकल 51 है उसमें इन चीज़ों का DPSP अगर आप पढ़ोगे, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, यानी उसमें भी इन चीज़ों को इंक्लूड किया। यानी भारत क्या है, पूरी दुनिया में
विश्व में शांति की स्थापना की बात करता है, क्योंकि कहता है कि भाई युद्ध से, लड़ाई झगड़े से नुकसान ही होगा, किसी का कोई फायदा नहीं होगा। बातचीत के जरिए हम समस्याओं का समाधान हमें करना चाहिए और विश्व में शांति का प्रयास हमें करना चाहिए, ठीक है। यद्यपि तीसरे विश्व युद्ध की परिकल्पना के साथ लंबे समय तक विश्व शांति सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होने की संभावना जताई जा रही है, कई मौक़ों पर यह अकल्पनीय भी नहीं लगा। उदाहरण के तौर पर शीत युद्ध की अवधि के दौरान दो महाशक्तियों के बीच गतिरोध कई मौक़ों पर आए, जब दोनों युद्ध के बीच युद्ध की संभावना काफ़ी बढ़ गई और विश्व शांति के खतरे का असर बढ़ा। आज भी देखोगे कई सारे देश आपस में लड़ रहे हैं, और जब कोल्ड वार चला था उस समय भी लगता था कि थर्ड वर्ल्ड वार हो जाएगा। तो भारत कहता है कि लड़ाई झगड़ा ना करें, दंगे फसाद ना करें, युद्ध ना करें, बल्कि सभी समस्याओं का जो समाधान है वो बातचीत के जरिए करें और विश्व में शांति के प्रयास के बात करने का पक्षधर में से इंडिया एक रहा है, ठीक है। इसके पक्षधर की बात करता है। नेक्स्ट जो हमारा आएगा विवाद निपटारे का द्विपक्षीय ढांचा। नेक्स्ट हमारा क्या है, कोई भी अगर विवाद होता है, ठीक है, कोई भी विवाद है उसका द्विपक्षीय ढांचा होना चाहिए, यानी दोनों पक्षों की बात सुनो, ठीक है। अगर मान लीजिए दो देश युद्ध लड़ रहे हैं, दो देशों में कोई विवाद हो गया, कोई समस्या हो गया, तो ये नहीं है कि जो तुम्हारा समर्थक है उसी की बात सुन लो, उसी के फेवर में फैसला सुना दो। किसी का फेवर नहीं करना है, ठीक है, किसी का फेवर नहीं करना है, बल्कि उन दोनों का द्विपक्षीय ढांचा होना चाहिए, दोनों की बातों को सुनना चाहिए, तब किसी डिसीजन पर पहुंचना। ऐसा नहीं है कि बिना किसी की बात सुने आप डिसीजन पर पहुंच जाएं। भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी विवाद को हल करने का द्विपक्षीय रूपरेखा तैयार करने के लिए शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत यह लगातार मांग कर रहा है कि दोनों देशों के बीच अपने विवाद हल करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए और विश्व में महाशक्तियां शामिल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान कई मामलों में यह साबित हो चुका है। देखो ये क्या कहता है कि अगर दो देशों में कोई भी विवाद हो जाता है, ठीक है, कोई भी विवाद हो जाता है तो सिर्फ वही दो लोग उन समस्या का समाधान करें, बल्कि दोनों लोग आपस में ही समस्या का समाधान कर लें। बीच में किसी को दादा बन करके आके बैठने की ज़रूरत नहीं है कि बीच में किसी को चौधरी बन के बैठेंगे। अगर चीन और भारत में किसी प्रकार का अगर विवाद है तो अमेरिका में उसको दादा बन के आकर के बीच में नेता बन करके ये नहीं बनना कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, ऐसा बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि दोनों देश आपस में मामले के स्वयं सुलझा लेंगे। यानी दोनों का द्विपक्षीय ढांचा होना चाहिए, दोनों आपस में बातचीत कर लें, तीसरे को उसमें घुसना नहीं चाहिए। ये भी भारत का इसका एक कड़ा रुख रहा है। विवाद निपटान का द्विपक्षीय ढांचा हिंसाग्रस्त क्षेत्रों के दो प्रकार की लंबी अवधि के लिए शांति पाने में मदद करता है। देखो जब दो देशों में विवाद हो जाए तो दो देशों में समस्या का समाधान जो है वो दो देश आपस में ही बातचीत करके कर लें। जब उसमें कोई तीसरा जाएगा ना तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर होगा, यानी तीसरा व्यक्ति इंटरफेयर ना करें। अगर दो देशों में कोई विवाद है, चाहे भारत और चाइना के साथ है, चाहे भारत और पाकिस्तान के साथ है, अगर इन दोनों देशों के बीच में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा या किसी प्रकार का विवाद होता है तो वो आपस में निपटा लें। यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। भारत भी विवादों के निपटारे के लिए द्विपक्षीय ढांचे का क्या करता है, पूरा समर्थन करता है। अगला जो हमारा पॉइंट रहा है निशस्त्रीकरण, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या रहेगा, निशस्त्रीकरण। देखो निशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि हथियार जो बन रहे हैं इसको कम करो, ठीक है। जितना हथियार बनेगा उतना लड़ाई झगड़ा हो। अरे भाई जिसके पास हथियार रहेगा, मैं सिंपल सी बात करूं, ठीक है, अब जिसके घर में 4-5 गोली बारूद रखे हैं, बंदूकें रिवॉल्वर रखी हैं, तो उसके इंसान के अंदर ना गर्मी कुछ ज़्यादा रहेगी। बात बात पर पे वो बोलेगा गोली चला देंगे अगर कुछ बोलेंगे। तो वही कहने का मतलब है जिसके पास घर में कुछ नहीं रहेगा तो वो तो भाई और बातचीत करके मामले को सुलझाएगा। वही कहने का मतलब है जो देश हथियारों की दौड़ कर रहे हैं, हथियार बनाए जा रहे हैं, हथियार बढ़ाए जा रहे हैं, तो हथियार जब इतना बनेगा, ये बारूद ही बनेगा, तो कहीं न कहीं कोई उसमें कोई गलती कर देगा तो समस्या बन जाएगी। तो भारत क्या कहता है कि जो अस्त्र शस्त्र बन रहे हैं, ठीक है, जो अस्त्र शस्त्र बन रहे हैं, जो मिसाइल परमाणु हथियार बन रहे हैं, इनको कम करो, क्योंकि ये दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, सही नहीं है। युद्ध किसी को समाधान नहीं दे सकता है, किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं है। हथियारों को हमें कम से कम करना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा हथियार बनेंगे, न्यूक्लियर बनेंगे, परमाणु बम बनेगा, एटम बम बनेगा, दुनिया भर की चीज़ें अगर बनेगी तो क्या होगा, विश्व में शांति को खतरा उत्पन्न होगा, विश्व में शांति को खतरा उत्पन्न होगा। इसलिए विश्व में शांति को खतरा न उत्पन्न होए, इसीलिए जो हथियार हैं, जो हथियारों की दौड़ है उसको कम करना चाहिए, उसको सीमित करना चाहिए। इसका भारत भी क्या है, प्रबल समर्थक है।
आगे देखिए, अपने नियमन से पहले 2 दिन पहले ही भारतीय नीति का यह खास प्रयास रहा है कि विश्व में व्यापक तौर पर सार्वभौमिक निशस्त्रीकरण का व्यवस्था बने। भारत क्या कहता है कि पूरी दुनिया में निशस्त्रीकरण की एक व्यवस्था बननी चाहिए, कि हथियारों की जो दौड़ है, कि मिसाइल बनाए जा रहे हैं, कोई 5,000 की मार करने क्षमता वाली, कोई 7,000 की मारक क्षमता वाली मिसाइल बना रहा, कोई 10,000 की मारक क्षमता वाली मिसाइल बना। यानी भारत क्या कहता है कि जो हथियारों की दौड़ है, जो इतने ज़्यादा मिसाइल न्यूक्लियर बनाए जा रहे हैं, इनको कम किया जाए और इसके लिए एक संस्था और एक पूरी व्यवस्था बननी चाहिए। जब शीत युद्ध अपने चरम पर था तो विश्व के देशों में हथियार की होड़ अपने खतरनाक स्तर पर पहुंच रही, तब भारत वैश्विक निशस्त्रीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता पर, यानी जब कोल्ड वार चल रहा था तो उस टाइम पर हथियारों की दौड़, देखो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले आपने सुना होगा कि हथियार बहुत बन रहे थे, ठीक है, पूरे यूरोप जो था वो पूरे बारूद पर बैठा हुआ था, सिर्फ एक चिंगारी आई और पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वार छिड़ गया। सेकंड वर्ल्ड वार भी जब हुआ था उस समय भी जर्मनी क्या कर रहा था, शुरू में जर्मनी पे कई सारे क्या लगा दिए, रोक लगा दिए, लेकिन जर्मनी ने क्या किया, सभी चीज़ों को मानने से इनकार कर दिया, सभी संधियों को उसने नकार दिया और हिटलर ने इतने हथियार बनाए और आने वाले समय में सेकंड वर्ल्ड वार हमें देखने को मिलता है। उसी प्रकार से कहने का मतलब है कि जब हथियार बहुत बनेगा भैया, गोला बारूद ही बनेगा तो लड़ाई कभी ना कभी तो होगी ही। इसीलिए हथियार जो बन रहा है, जो गोला बारूद बने, उनको कम से कम करने की बात की जाती है। यानी निशस्त्रीकरण के लिए भारत जो है वह वैश्विक स्तर पर निशस्त्रीकरण का प्रबल समर्थक है, ठीक है। भारत या निशस्त्रीकरण दृष्टिकोण पर इस बात पर बल देता है कि अगर विश्व में देश हथियारों का पूर्ण बहिष्कार नहीं कर सकते हैं तो उन्हें कम से कम 3 प्रकार के घातक हथियारों का उत्पादन न करना चाहिए। नहीं, भारत कहता है कि अगर अस्त्र शस्त्र बनाना बहुत ज़रूरी है तो खतरनाक हथियार ना बनाओ। 3 प्रकार के हथियारों को भारत जो है वह क्या करता है, उनके उत्पादन पर मना करने की या रोक लगाने की बात करता है। 3 प्रकार के कौन से? पहला है रासायनिक। आप सबको पता होगा ना, रासायनिक का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा बम फोड़ देगा ना कि आदमी के जो शरीर में पता क्या हो जाएगा, ऐसे छाले छाले पड़ जाएंगे। आज मैं अगर बताऊं ना, बम फोड़ करके ज़्यादा लोगों को मारा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर कहीं पर अगर आप रासायनिक, हवा में ऐसे जहर फैल जाएगा, लोग सांस लेगा, लोग मर जाएगा। इसी को बोलते हैं रासायनिक हथियार। ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। रासायनिक हथियार क्या होता है, जैसे बम फोड़ा, धुआं फैल जाएगा, पूरी दुनिया, पूरे चारों तरफ धुआं फैल जाएगा। तो धुएं में क्या होगा, इतनी खतरनाक जहरीला गैस होगा ना कि लोगों की नाक में घुस जाएगा और लोग 10-12 सेकंड में लोग दम तोड़ देंगे। इसी को बोला जाता है जैविक हथियार। भारत कहता है भैया जैविक हथियार मत बनाओ, ये बहुत खतरनाक है। अगला क्या है, जैविक हथियार। रासायनिक हथियार जैसे एटॉमिक हथियार होते हैं, इनको ही रासायनिक हथियार बोल। रासायनिक हथियार का मतलब जैसे कोई बम फोड़ा गया, जैसे परमाणु एटम होगा, जैसे मान लीजिए जैसे आपने छोड़ा तो वो नीचे गिरेगा नहीं, फूटेगा नहीं, बल्कि वो कुछ दूरी पर आकर के वहाँ पर क्या होगा, फूटेगा और उससे क्या होगा, हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। जो एटॉमिक हथियार होते क्या होता है, इसमें हीट है। अरे जैसे दीवार होगा, आपको 10 सेकंड में दीवार दिखेगी नहीं, पेड़ और पूरी तरीके से स्वाहा हो जाएंगे। यानी जो टेम्परेचर होगा, देखो परमाणु क्या करता है, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा हाई कर देगा। अब मान लो कि कहीं का, अब आप सुना होगा 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, हम लोगों को बहुत गर्मी लगता है, रहा नहीं जाता है, एसी कूलर सब फेल हो जाता है। लेकिन उसी 50 डिग्री का टेम्परेचर को जब हम 1000 सेल्सियस पे ले जाएंगे, 2000 या 5000 सेल्सियस को अगर टेम्परेचर को कर दिया जाए तो कैसी स्थिति बन सकती है, आप पूरी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे एक ओवन होता है, आपने देखा होगा ना, ओवन में एक इंसान को डाल दो, ओवन का कितना है, 300 डिग्री है, इंसान बचेगा नहीं, इंसान बिल्कुल स्वाहा हो जाएगा 10 सेकंड में। तो वही करता है। यानी ये जितने भी हथियार भैया, इस चीज़ को मत बनाओ, ये बहुत खतरनाक हैं, ये दुनिया के लिए और शांति सुरक्षा के लिए हैं। तो ये 3 प्रकार के। दूसरा तांत्रिक गैस आधारित जो हथियार है, गैस आधारित हथियारों को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आपने भोपाल गैस त्रासदी सुना होगा। भोपाल गैस त्रासदी क्या थी, एक अमेरिकन कंपनी थी, ठीक है। भोपाल जो मध्य प्रदेश का इलाका है, वहाँ पर एक 1984 की घटना है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हुआ था, गैस लगी थी। वहाँ पर क्या होता था, जो एक क्या होता था, खेत में जो खाद डाली जाती है उसमें क्या गैस का प्रयोग होता था, ठीक है। वो क्या रासायनिक खाद को बनाती थी। तो वहाँ पर एक प्लांट था जहाँ पर गैस रखी हुई थी और गैस का रिसाव का मतलब होता है कि धीरे धीरे गैस निकलने लगी और सुबह के टाइम में पूरे भोपाल में गैस फैल गई थी और पूरे भोपाल में लगभग 3000 लोगों की मृत्यु। आज भी अगर आप भोपाल जाओगे ना, कुछ लोग जैसे लंगड़ाते हुए मिलेंगे, कुछ लोग ऐसे चलते हुए मिलेंगे। तो अगर उनसे वहाँ पर भोपाल में पूछेंगे इसको क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, तो बोलेंगे इसको गैस लग गई है। गैस
गैस लगने का मतलब होता है कि जो देखो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, आज उसको कई सारे जैसे माँ जैसे गर्भवती है तो उसका जो बच्चा होगा वो सही नहीं होगा, लूला लंगड़ा इस प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये कई प्रकार की समस्या यानी रासायनिक, ठीक है, रासायनिक जैविक और रासायनिक हो, जैविक हो और गैस आधारित जो जितने भी हथियार हैं उनको भारत कहता है भैया इनको मत बनाओ, और हर हथियार बनाए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मत बनाओ, कम बनाओ, क्योंकि यह विश्व शांति के लिए बहुत खतरनाक है, ये सही नहीं है। इसीलिए भारत अपनी विदेश नीति में निशस्त्रीकरण को जरूर मानता है, और हमारा ये सिद्धांत है कि हम अगर भी अस्त्र शस्त्र बनेगा, कोई गैस वाला बनाएगा, कोई एटॉमिक बनाएगा तो क्या होगा, कभी न कभी तो फूटेगा पूरी दुनिया, वो भी वैसे बारूद के गोले पे जाके बैठ जाएगी, सिर्फ एक चिंगारी लगेगी, तो सही नहीं है। हथियार कम बनाओ, जिसके हाथ ज़्यादा हथियार रहेगा उसके अंदर में गर्मी ज़्यादा रहेगी देश के अंदर, छोटी छोटी बात पर वो लड़ने के लिए तैयार होगा। जैसे किसी इंसान के घर में रिवॉल्वर रखी है तो लड़ाई करने के लिए तुरंत आपसे तैयार हो जाएगा, उसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ जिस देश के पास जितने भी एटॉमिक हथियार होंगे, थोड़ी सी अगर अनबन होगी तो तुरंत वो सीना चौड़ा करके बोलेगा, ज़्यादा बोलेगा तो बम फोड़ देंगे, इस प्रकार की चीज़ों को बोलेगा जरूर, ठीक है। उस प्रकार से मेरा कहने का मतलब है कि हथियार अगर कम से कम बनेंगे तो विश्व में शांति ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी, और भारत निशस्त्रीकरण के प्रयास को चाहता है कि अस्त्र शस्त्र गोले बारूद कम बनाए जाएं, अगर बनाए जाएं तो उनको कम कर दो, कम से कम बनाइए, ताकि विश्व में शांति का जो प्रयास है उसको किया जा सके, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान हम सिर्फ क्या शांतिपूर्ण या बातचीत के जरिए कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े के जरिए इनको नहीं किया जा सकता है, ठीक है। हेलो।